नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फ़र्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ चिराग गोठी हैं। ये क्राइम तक का वीकेंड स्पेशल है। हम आज बात करने जा रहे हैं एक जिसे इम्पोर्टेंट कहना भी चाहिए और नहीं भी कहना चाहिए, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिसके तहत 17 नवंबर तक शराब की सारी प्राइवेट दुकानें बंद होंगी और इस दौरान सिर्फ सरकारी दुकानें खुली होंगी। दिल्ली में अगर शराब की दुकानों की बात करें तो करीब 850 के आसपास शराब की दुकानें कुल हैं। उनमें से करीब 250 से 300 दुकानें प्राइवेट हैं। ये असल में इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सरकारी दुकानें भी हैं उनका निजीकरण किया जाए और उनको दोबारा से अलॉटमेंट शुरू होगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में करीब 45 दिन का वक्त लग जाएगा, यानी कि आज अक्टूबर की 2 तारीख है और आज से लेके 17 नवंबर तक, यानी टोटल 45 दिन तक दिल्ली में शराब की दुकानें बंद होंगी। क्या है चिराग भाई ये पूरा मामला? देखिए, शराब की सारी दुकानें बंद नहीं होगी, सरकारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन एट द एंड सरकारी दुकानें भी बंद हो जाएगी और सारी जो दुकानें 850 दुकानें सबका निजीकरण होने जा रहा है। 250 के करीब, जैसे हैदर भाई भी बता रहे थे, प्राइवेट ठेके इस समय हैं और उसके अलावा ये मान लीजिए 600 के आसपास सरकारी हैं। तो अब होने ये जा रहा है कि सारे के सारे ठेके सरकारी हट जाएंगे और प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग सरकारी ठेकों से शराब मिलेगी। तो ये, इसको आप अच्छी खबर बोल दीजिए या बुरी खबर बोल दीजिए, जिसको फ़ायदा होता है ये कहा जाए कि जैसे कहते हैं ना, एक लिमिट में अगर पियो तो वो असर करती है दवा का। जो शौकीन लोग हैं उनके लिए बुरी खबर है, और लेकिन आपको जिनका मैं शराब से कोई लेना देना नहीं है उनके लिए नॉर्मल खबर है। बिल्कुल 60,000 करोड़ का बजट है राजधानी का और आम आदमी पार्टी सरकार अब इसमें जो है वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट जो है, ये कहा जा सकता है कि जो रेवेन्यू आता है सरकार को वो एक्साइज ड्यूटी से आता है। तो ऐसे में ये नई एक्साइज ड्यूटी बहुत पहले ही, अभी आपको याद होगा करीब करीब 5-6 महीने पहले जो डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐलान कर दिया था और सारे उन्होंने बताया था किस तरह से प्रपोर्शन अब होगा। यानी कि अब एक तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो सारी दुकानें होंगी प्राइवेट हाथों में जाएंगी। दूसरा इसका मेन उद्देश्य है कि जो शराब की जो इलीगल जो मार्केटिंग होती थी वो बंद होगी। सरकार का ये एजेंडा था कि वो बंद हो, कि नकली शराब ना आए, ये बंद हो, ये इसका मकसद ये है। और जो शराब जितनी बिकती है, जितनी आती है, उतनी ही इसका पूरा प्रोपोर्शन इस तरह का हो कि ऐसा ना हो कि भाई ज़्यादा बिक रही है और दिखाया कम जा रहा है। इट्स लाइक दिस। शराब की जो दुकानें नई अलॉटमेंट होंगी, तो अब वो जिन जिन इलाकों में नई अलॉटमेंट होंगी शराब की दुकानों का, तो उन इलाकों के लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए? वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रोपोर्शन भी बता दूं। दिल्ली में 272 के आसपास वार्ड हैं, जिनमें पहले हैदर भाई ये होता था कि एक वार्ड में सरकार ने देखा कि 10 दुकानें हैं, एक में देखा 2 दुकानें, एक में देखा है ही नहीं दुकानें। तो ऐसे कई उन्होंने पूरा डाटा एनालिसिस किया, जिससे पता लगा कि कई ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पर दुकानें ही नहीं हैं, कई ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। तो प्रपोर्शन को ठीक करने के लिए सरकार ने एक तो ये नीति अपनाई कि भाई अब इक्वल प्रपोर्शन में करेंगे। लेकिन इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ जो होने वाला है, जो हैदर भाई ने सवाल किया कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी इलाके में शराब की दुकान ही नहीं है और वहाँ पर अगर खुलने लग जाएगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लोगों का रिएक्शन ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो जाएगा, प्रदर्शन करेंगे लोग। और हालांकि ये सरकार को भी पता था, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार को नहीं पता कि ये होगा, लेकिन सरकार भी साफ साफ कह चुकी है कि ये तो जो हमें करना है, क्योंकि हमें रेवेन्यू चाहिए। एट द एंड रेवेन्यू किसके लिए लगेगा? आम आदमी पार्टी दावा करती है कि लोगों की भलाई के लिए लगेगा। तो एट द एंड जहाँ एक छोटी सी बुराई है, बुराई को अगर हम थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके पीछे एजेंडा क्या है कि बहुत वो बड़े जो छोटी सी बुराई की आप बात कर रहे हैं वो बड़े क्राइम को दावत दे रहा है। पुलिस के ठीक लिए है, चिंता की बात है। अगर रिहायशी इलाकों में ये दुकानें खुल रही होंगी, वहाँ पे लोग शराब पियेंगे और शराब पीने वाले मोस्टली जो है वो बहुत संजीदा नहीं होते हैं। वो शराब पीने के बाद आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाते हैं और वो फिर कुछ भी करने लगते हैं, लड़कियां छेड़ना, किसी को मारना पीटना। तो ये एक बड़े क्राइम को दावत भी देगा। ठीक है, दावत देगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब रही बात क्या हो सकता था इसमें, अगर हम देखें अगर टेक्निकली तो हर इलाके में एक ना एक मार्केट होती है या शॉपिंग मॉल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के कोने में या फिर शॉपिंग मॉल के पीछे साइड पे कहीं पे ऐसा अलॉटमेंट हो ताकि वहाँ से रिहायशी लोगों को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिहायशी इलाकों में ये खोलेंगे, जैसे मदर डेयरी के बूथ होते हैं वो बिल्कुल रिहायशी इलाकों में होते हैं, लेकिन चलिए ठीक है वो दूध का मामला है, सब्ज़ी का मामला है, लेकिन ये शराब का मामला है। शराब पीने के बाद आदमी बहक जाता है और वो फिर जुर्म की तरफ आगे बढ़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये तरीका नहीं हो सकता था। देखिए, ये तरीका ऐसा नहीं है कि जब नीति बनी तो ये भी कहा गया, और ये पहले से ही है हैदर भाई, जहाँ पर दुकान खुलेगी वहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, वहाँ
कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर स्कूल नहीं होना चाहिए उसके कुछ एक दायरे में 100 मीटर में, वहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली रेजिडेंशियल इलाके के बीच में भी नहीं होनी चाहिए दुकान, अगर हो जाए तो वो तो इन्विटेशन है। और आप सोचिए दिल्ली पुलिस के लिए कितना ज़्यादा टफ होने जा रहा है ये सिचुएशन कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अभी तक ठीक था वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पहले थी तो पहले भी तो ये आम आदमी पार्टी का दावा था और ये दलील थी कि जो पहले दुकानें थी वहाँ नहीं था इशू, वहाँ भी तो लोग शराब खरीदते थे और सारे के सारे थोड़ी शराब खरीद के वहाँ खड़े होकर पीते हैं, उनका ये कहना था। लेकिन आप एक चीज़ और सोचिए, इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जहाँ पर दुकानें नहीं हैं, फर्ज कीजिए किसी रेजिडेंशियल इलाके के बीच में खुल रही है दुकान, वहाँ तो काम बढ़ गया ना, बीट कांस्टेबल का काम बढ़ गया, सिर्फ बीट कांस्टेबल से संभलेगा नहीं सारा ये। मेरा इसमें एक सुझाव है दिल्ली सरकार को, अगर दिल्ली सरकार सुन रही है तो हाँ। दिल्ली सरकार अगर चाहे तो एक मोबाइल ऐप का निर्माण करे, उस मोबाइल ऐप के ज़रिए से फ़र्ज़ कीजिए चिराग भाई को शराब पीनी है तो इन्होंने अपना मोबाइल ऐप से खोला और इन्होंने शराब ऑर्डर किया, ठीक है, तो एक जो सेंटर होगा वहाँ से एक डिलीवरी बॉय उनको लेके शराब डिलीवर कर देगा। इससे क्या होगा कि भाई ये घर में बैठे हुए हैं और बाहर कोई दुकानें खुल नहीं रही हैं, लोग जो हुड़दंगी होते हैं शराब पीने के बाद उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। शराब की डिलीवरी आप कीजिए, उसमें आप टैक्सेस ले लीजिए जो भी आपको लेना है, और ये सबसे आसान तरीका, इसमें आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको अलॉटमेंट में घपले की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब कोरोना टाइम था तो दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन शराब की डिलीवरी का हाँ, वो प्रपोजल रखा था और हुआ भी, और लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी ने अलग बातें विरोध किया, लेकिन एट द एंड पॉलिसी अच्छी लगी क्योंकि लोगों को कहा कि ठीक है भाई हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और आ जाएगी शराब। तो इट्स मतलब इसमें कुछ नुकसान नहीं। गुड़गांव में होता है ऐसा, बड़े बड़े जो शहरों में होता है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब डिलीवर करते हैं ना। या अगर मीट वाले, अब जैसे कुछ लोग मीट जो ऑर्डर करते हैं लिशियस वगैरह से, तो वो भी तो आता है ना घर पे, तो आपका शराब भी आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। और आप सोचिए ना कि ये तो बात हो रही है शराब की, राशन डोर स्टेप डिलीवरी की भी तो बात हो रही है, वो भी क्या है, वो भी यही तो है कि आपके घर तक आ जाएगा राशन, उसकी कालाबाजारी बचेगी। तो ये भी जो पुलिस ने और सरकार ने चाहा कि इसकी कालाबाजारी ना हो शराब की। मान लीजिए जहाँ कहीं प्लांट में बन रही है शराब, जहाँ से शराब उठाई जा रही है वहीं से आए, इधर उधर जो लोग बना देते हैं और जो एक तरह से कहा जाए सब स्टैंडर्ड बना देते हैं जिससे लोगों की मौत हो जाती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब इसमें खेला हुआ है एक, वो खेला भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का तर्क साफ साफ है कि भैया पहले भी तो दुकानें थी, जब पहले थी तो वहाँ भी तो इशू था, और ये थोड़ी कोई गारंटी। आप ये बताइए क्राइम का अगर डाटा उठा कर देखिए कि कितना ऐसा क्राइम हुआ है कि जो ठेके के आसपास हुआ है, कि शराब पी, वहीं खड़े होकर पी और उसने क्राइम कर दिया। ये भी बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है कि लोग, लेकिन इतना तो साफ है कि लोग ऑड इवन पार्किंग करते हैं, जिस जगह पर ही होती है वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक आध कोई ऐसा भी शख्स होगा जो ऑलरेडी टल्ली होकर आया और वो पी भी ले, कोई इसमें ऐसा होता है कई बार, अक्सर हमने देखा है। और कई जगह तो इतनी ज़्यादा खुल्लम खुल्ला ये सब चीज़ें चलती हैं जहाँ पर लोग पी भी लेते हैं, जिनको डर ही नहीं होता कि ठीक है यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। फर्ज कीजिए कि इसको एक कोने में जगह है। नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किसी और स्टेट की बात होती तो ये फिजिबल नहीं लगता कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए या मोबाइल ऐप बना लीजिए, लेकिन दिल्ली ऐसा स्टेट है जिसका कोना कोना डेवलप्ड है, ठीक है, और वहाँ पे ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। अगर दिल्ली सरकार हमारी बात सुन रही है तो उसको ये सुझाव है कि आप मोबाइल ऐप के ज़रिए, ठीक है, मैं कहता हूँ कि किसी एक सेंटर से जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप एक, जैसे आपने कोई बूथ बना लिया जहाँ पे उसका डंपिंग है शराब की, और वहाँ पे आपका एक बंदा बैठा हुआ है, उसने वहाँ से डिलीवरी बॉय को दिया और डिलीवरी बॉय ने आपके घर तक पहुँचा दिया। तो ये सबसे फिजिबल तरीका है, और दिल्ली के लिए खास कर, क्योंकि दिल्ली बड़ा स्टेट नहीं है, दिल्ली छोटा स्टेट है, और वहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। इसकी सरकार ने ऐसा नहीं है इसके बारे में हैदराबाद सोचा भी होगा, और हम जितना सोच रहे हैं वहाँ तो कई आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई उनके उसमें आईएएस ऑफिसर तो देखो आज 70 सालों से हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, समझा रहे हैं ऑफिसर हमेशा पॉलिसीज सही सोच रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे मैंने आपको बताया कोरोना के टाइम में ये सब चीज़ें चली थी राजधानी में, जब शराब की दुकानें बंद थी तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। हालांकि ये इसलिए चली थी क्योंकि कोरोना था, सरकार ने चाहा लोग इकट्ठा ना हो, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी। तो जब ये सरकार कर सकती है तो ये जो आप सजेशन दे रहे हैं ये भी हो सकता है, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन क्यों ये किया गया, इसके पीछे जो मैं खेला की बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था, जैसे हमने बताया 800 के आसपास सरकारी दुकानें, 250 के आसपास निजी दुकानें। अब इसमें जो टेंडरिंग होती थी वो निजी, जो पुराने एक तरह से कहा जाए जो लिकर बैरेंट्स हैं वो ही लेते थे दुकानें, उन्हीं को मिलती है ठेका। जब इसमें जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है वो भरते हैं, उनको मिलती है काइंड ऑफ। अब इसमें क्या होने जा रहा था, जो मुझे कई लोगों ने बताया कि अब अगर कोई एक शख्स लेना चाहे दुकान, फ़र्ज़ कीजिए मुझे एक दुकान चाहिए लिकर की, तो मुझे नहीं मिल सकती। अब क्या है कि अगर आपको दुकान लेनी तो 10 दुकानें आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि आपका
जो मार्जिन है, आई मीन आप अगर करोड़पति नहीं, अगर आप अरबपति हैं तो आप सोचिए 10 दुकानें लेने का। यानी कि सरकार ने, जो मुझे लोगों ने बताया, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे करेक्ट करे अगर मैं गलत हूँ, कि 20 ऐसे बड़े बड़े लिकर बैरन्स को बिठा दिया कि ठीक है 50 दुकानें आपकी, 50 आपकी, 50 आपकी, 50 आपकी, 50 आपकी, रादर देन कि जो 50 पहले थे वो एक एक दुकानें लेते थे, 50 लोग थे। एक तो ये फ़र्क आया है, ये सरकार ने किया है। अब इसमें क्या सेटिंग हुई है नहीं हुई है ये हमें तो पता नहीं और ना पता चलेगी, लेकिन इतना साफ है कि हम उम्मीद ये करते हैं कि इसमें कोई खेला ना हो। ये जो बहुत साफ पॉलिसी है। दूसरी जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, जहाँ तक आपने इशू रेज़ किया, आप सोचिए कि जब ये पूरे दुकानें खुलेंगी तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी होगा, और सरकार को पता था कि ये भी होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद सरकार प्रिपेयर है। सरकार साफ साफ कह देगी तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस देखें। हमने हमारा काम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, हमारा काम है डिसीजन लेना। हमने ले लिया, और हमने इसलिए लिया क्योंकि एक्साइज पॉलिसी है, हमने इसलिए लिया हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमने इसलिए रेवेन्यू लोगों के भले के लिए हो। सिंपल एक लॉजिक है। हम दिल्ली का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और हमें इसकी कॉस्ट पर अगर थोड़ी बहुत कोई बुराई को प्रमोट करना है तो हम कर देंगे, काइंड ऑफ। नहीं जो मेरा सुझाव है उसमें मैं एक और दलील देना चाहता हूँ। लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई ये फिजिबल नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी पे ये खरा नहीं उतरेगा। मैं उसके ख़िलाफ़, मतलब उसके सपोर्ट में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पॉलिटिशियन, हमारे नेता वोट मांगने के लिए गली गली जा सकते हैं ना, तो शराब भी डिलीवर की जा सकती है। मैंने देखा है कि नेताओं को नाव पे सवार होके आदिवासी इलाकों में जा के वोट मांगने के लिए वो जाते हैं ना, लेकिन जब डेवलपमेंट वहाँ पहुँचने की बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं ये फिजिबल नहीं है। तो हर चीज़ अगर सरकार चाहे या पुलिस चाहे तो हर चीज़ मुमकिन है। आप ये भी सोचिए कि सरकार ने अपने, अब ये आपने बात तो कह दी, अब ये खरीदेगा कौन, खरीदार कौन होगा? ये प्राइवेट वेंडर्स होंगे या सरकार होगी? सरकार ने अपने से खींच कर प्राइवेट हाथों में क्यों दिए? सिर्फ रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू बहुत लॉस होता था, इलीगल मार्केटिंग होती थी, इसके अलावा शराब नकली बनकर आती थी, तो ये सरकार को रेवेन्यू के मामले में बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा था। और इसीलिए अब सरकार बहुत उत्साहित है इस डिसीजन से कि अब हमने सरकारी प्राइवेट हाथों में दिया, अब देखना रेवेन्यू कितना आएगा। और ये वही सरकार है जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी रहती है अक्सर। खैर वो तो केंद्र सरकार भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो ही रही है, इसमें तो कोई, मुझे लगता है कि लोगों की भलाई जिसमें हो वो काम करना चाहिए। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि प्राइवेट हाथों में देके लोगों की भलाई हो रही है, लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही। क्योंकि या तो सरकार मान चुकी है कि भाई भ्रष्टाचार इतना है कि वो चीज़ वैसी सरकार डिलीवर नहीं कर पाती, या उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ठीक है प्राइवेट हाथों में दीजिए, आउटसोर्स कीजिए। और लोगों, एट द एंड लोगों का भला होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। मुझे लगता है शराब पी के लोगों का भला होना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने रेवेन्यू की बात की, और रेवेन्यू किस सेंस में कहाँ जनरेट होगा इसकी बात की। लेकिन इसकी हम दूसरी सीरीज़ भी चलाएंगे दोस्तों, जिसमें हम बताएंगे आपको ये जो प्रपोर्शन की मैंने बात बताई कि दरअसल ये जो लिकर पॉलिसी चेंज हुई, सरकारी से निजीकरण जो हुआ, इसके पीछे और क्या क्या वजह थी, इसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, आपको ज़रूर कहूँगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू।